जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के हमारा जो सिलेबस है हिंदी अनुवाद उसका चैप्टर 7 देखेंगे, जिसका नाम है बहुभाषिक समाज में अनुवाद। इसके पहले के 6 चैप्टर्स जो हैं आपको पढ़ने हो तो आप चैनल में विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी क्लासेस, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी जाएगी। वहां से आप प्लेलिस्ट देख के सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साथ ही क्लासेस की नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारे बहुभाषिक समाज में अनुवाद। हमारा जो समाज है वह बहुभाषिक है, उसमें अनुवाद का क्या महत्व है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, और बहुभाषिक समाज में हमारे अनुवाद का क्षेत्र क्या है उसके बारे में जानेंगे। अर्थात जो हमारे बहुभाषिक जो हमारा समाज है, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला जो हमारा समाज है उसका क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीवन प्रक्रिया और व्यवहार पर बहुभाषिकता का प्रभाव। बहुभाषिक समाज में विभिन्न भाषा भाषी लोग एक दूसरे की भाषाओं को प्रभावित करने और एक ही भाषा के विभिन्न रूप समाज में प्रचलित हो जाते हैं। अर्थात हमारे जो समाज है उसमें अनेक अनेक भाषाएं हैं, अनेक अनेक भाषा को बोलने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मुंबई में आए हुए लोगों की हिंदी भाषा के साथ मराठी में सहयोग से एक नई भाषा उत्पन्न हुई है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे पिजिन भाषा कहा जा सकता है। मुंबईया हिंदी का एक उदाहरण है। अपन पूछता है, यार ए राजा, तू कोई सपना वपना नहीं देखने को मांगता क्या? अक्खा मुंबई सपनों में बसता है, ऐसा ही चोता है। ये देखिए कौन सी भाषा है आपकी, मुंबईया भाषा। अलग अलग भाषाओं को उदाहरण दे के आपको हम समझाएंगे। इसी प्रकार बंगला में बसे हुए मारवाड़ियों की हिंदी पर बंगला के प्रभाव स्वरूप एक नई हिंदी प्रकट हुई है, जहां 1 2 3 की जगह क्रमशः 1 ठो 3 ठो 3 ठो 2 ठो बोलने का रिवाज है। अगर आप देखेंगे बंगाली लोगों को, जैसे आप उनको रोटी आपसे मांगनी है या कोई भी वस्तु आपसे मांगनी है तो आपसे बोलेंगे एगो रोटी दो ना, 1 ठो रोटी दो ना, ऐसा होता है। उर्दू और तेलुगु मिश्रण से हैदराबाद के इलाके में हिंदी ने एक नया रूप ग्रहण किया है, जिसे दक्षिणी हिंदी कहा गया है। यह बात सच है कि विभिन्न प्रांतों के लोगों के रहन सहन और जीवन प्रक्रिया में काफ़ी अंतर दिखाई पड़ता है, और इस सांस्कृतिक अंतर की प्रत्येक भाषा में अपनी विशेष झलक हमको देखने को मिलती है। हमारे जो बहुभाषिक समाज है, अर्थात हमारा जो समाज है अनेक अनेक भाषाओं को प्रयोग करने वाला एक समाज है। इसमें जो मुख्यतः भाषाएं हैं वह तो हैं भी, लेकिन अनेक अनेक अन्य अन्य भाषाओं को मिलाकर कुछ मिश्रित भाषाएं मिली हैं, जिसका हमने आपको एग्जाम्पल दिया। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बहुभाषिक समाज में संपर्क भाषा। संपर्क भाषा बहुभाषिक समाज की एक सहज आवश्यकता होती है, क्योंकि लोग 2-3 भाषाएं जान पाते हैं। अन्य भाषा भाषियों से संपर्क के लिए उन्हें ऐसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादातर लोग बोलते समझते हैं। हमारे तरफ देख लीजिए, बहुत से लोग इंग्लिश बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बांग्ला, कुछ पंजाबी, कुछ अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन एक राष्ट्रभाषा क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वह एक ऐसी भाषा है जिसको पूरे राष्ट्र के लोगों को जानना चाहिए, और उसी भाषा से लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। अपनी भाषा में तो बोलेंगे वह नहीं समझ पाएगा, लेकिन एक जो मूल भाषा होगी, राष्ट्रभाषा होगी, जिसको सब लोग जानते होंगे, एक ऐसी भाषा जो सब जानते हों, उस भाषा में हम बात करेंगे तो दूसरों के विचारों को समझ पाएंगे, और ऐसी भाषा की ज़रूरत हमें पड़ती ही है। अतः समाज में प्रचलित बहुत सी भाषाओं में से कोई भाषा संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होने लगती है। कोई एक भाषा होती है जिसे हम संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करने लगते हैं, जिसे अधिक से अधिक लोग जानते हैं हमारे क्षेत्र में। कौन सी भाषा संपर्क भाषा बने, यह वास्तव में जन सामान्य स्वयं ही तय कर लेता है, और उसका व्यवहार करने का किसी भाषा के संपर्क भाषा बनने का आधार उसके प्रचलन या व्यापकता और उसकी लोकप्रियता ही होती है। मतलब उस भाषा को मतलब उसको जानने वाले, समझने वाले कितने लोग हैं, उसकी लोकप्रियता कितनी, उसकी व्यापकता, उसका विस्तार कितना है, इसके आधार पर संपर्क भाषा का चुनाव होता है। इसी आधार पर प्राचीन भाषा में संपर्क भाषा थी, और उसके बाद हिंदी संपर्क भाषा बनी। सबसे पहले क्या थी? संस्कृत भाषा संपर्क भाषा थी। अब क्या है हमारे?
हिंदी राष्ट्रभाषा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी एक हद तक संपर्क भाषा का कार्य करती है, क्योंकि अलग अलग देशों की जो भाषा है अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो है, वह जो डॉक्यूमेंट से कोई भी कार्य होता है वह इंग्लिश में होता है। अलग अलग भाषा के लोग भी समझ लेते हैं। संपर्क भाषा वास्तव में दो भाषाओं को बोलने वालों के बीच मध्यस्थ भाषा का कार्य करती है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसे अपनी भाषा से संपर्क भाषा में अनुदित करते हैं। यह अनुवाद आरंभ में तो सप्रयास होता है, बाद में सहज और अनायास प्रक्रिया बन जाता है। संपर्क भाषा की आवश्यकता मौखिक संवाद में तो पड़ती ही है, लिखित संवाद में और औपचारिक कार्यकलाप में के सभी क्षेत्रों में भी पड़ती है। उदाहरण के लिए 1971 के अनुसार भारत में 1652 मातृभाषाएं मौजूद हैं, लेकिन इन सब में शिक्षा की व्यवस्था तो नहीं हो सकती। मतलब अगर हम 1652 भाषाओं में पढ़ाई कराएं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं में पढ़ाएं, तो ये व्यवस्था हो ही नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। शिक्षा तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल प्रमुख भाषाओं के माध्यम से ही दी जाती है। हमारी 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं में ही शिक्षा प्रदान की जाती है। इस तरह शैक्षिक संपर्क की भाषाएं ये ही भाषाएं हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक संपर्क की भाषाएं भी यही भाषाएं हैं। आगे देखेंगे हम। व्यापार के स्तर पर संपर्क भाषा व्यवहार स्वीकृत होती हैं। आज हिंदी अंग्रेजी का इस दृष्टि से सर्वाधिक प्रचलन है, यद्यपि क्षेत्रीय भाषाओं का भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अर्थात हमारी जो हिंदी भाषा है और अंग्रेजी भाषा है उसका प्रयोग अधिक हो रहा है लोगों को समझने में, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाने में या क्षेत्रीय संपर्क बनाने में भी होता है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद की अनिवार्यता। हमारी जो बहुभाषिक अनेक भाषाओं को बोलने वाला जो समाज है उसमें अनुवाद की क्या अनिवार्यता है, क्या आवश्यकता है, उसको हम देखेंगे। बहुभाषिक समाज में न केवल आपसी संवाद के लिए अनुवाद होता है आवश्यक, बल्कि वहाँ के लोगों को जीवन के सामान्य कार्यकलापों से लेकर सभी महत्वपूर्ण जीवन संदर्भों में जरूरी होता है। बहुभाषिकता चाहे सीमित स्तर की हो अथवा व्यापक, सीमित हो या व्यापक हो, अनुवाद उसका नितांत आवश्यक अंग है। जितनी अधिक भाषाएं जितने अधिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती हैं, उतने ही अधिक क्षेत्रों में अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए हम भारतीय समाज को ही ले लें। इसमें हमसे अधिकांश लोग सहज अनुवाद, स्पॉन्टेनियस ट्रांसलेशन करने के अभ्यस्त हैं। अपने भाषा क्षेत्र से बाहर के लोगों से हमारा वास्ता हर वक्त पड़ता है और हम अनजाने ही उससे उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी समझ में आ सके। पंजाब या महाराष्ट्र में जो दिल्ली आया व्यक्ति स्टेशन पर उतरते ही टैक्सी वाले, स्कूटर वाले से हिंदी में बातचीत शुरू कर देता है। यह सहज अनुवाद का सिलसिला भारतीय भाषाओं के बीच तो चलता है, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के बीच भी चलता है। मतलब जो पंजाबी लोग होते हैं, देखिए लगभग जो समझने वाले होते हैं, अलग अलग जब पर्यटन के लिए कहीं जाते हैं वहाँ की जो भाषा है उसको बोलने का प्रयास करते हैं। अपनी बात कहने और समझने के अतिरिक्त दूसरों के लिए भी कभी कभी यह सिलसिला चलता है। दो ऐसे लोग जब संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे से भाषिक संवाद सहजता से नहीं कर पाते, तो अक्सर कोई तीसरा व्यक्ति उनके बीच भाषांतरकार का भूमिका सहजता से निभाने लगता है। मौखिक स्तर पर अनुवाद की आवश्यकता के अतिरिक्त लिखित स्तर पर भी अनुवाद बहुभाषिक समाज में अनिवार्य होता है। लिखित में भी अनुवाद की बहुत आवश्यकता है और मौखिक में भी। एक भाषा क्षेत्र की दूसरी भाषा से राजनीतिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक संपर्क कायम कराने के लिए अनुवाद अनवरत प्रक्रिया के रूप में आना है। अगर हमें किसी भी अलग वाले क्षेत्र से कोई भी वाणिज्यिक या व्यापारिक कार्य करना है तो उनकी भाषा को या तो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, या फिर उनकी भाषा को अनुवाद करके हमें समझना पड़ेगा। इसलिए अनुवाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक हमारा है बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र क्या क्या हैं। दैनिक जीवन व्यवहार में हम अनुवाद करके दैनिक जीवन व्यवहार में भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे अलग अलग बातों को बोलने के लिए उसमें अलग अलग शब्दों का, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। साहित्य को पढ़ने में हम अनुवाद का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बंगाल का साहित्य है, नोवेल है या कुछ भी है, उसको पढ़ने के लिए हम हिंदी में पहले ट्रांसलेट वाला जो
पुस्तक होगा उसको लेंगे, कैसे बना वो अनुवाद करके ही बना, इसलिए साहित्य में वो भी एक अनुवाद का क्षेत्र है। ज्ञान का क्षेत्र किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, व्यापार एवं वाणिज्य का क्षेत्र, अलग अलग कंपनियां जैसे किसी और क्षेत्र की रहती हैं, उसका डिस्क्लेमर जो होता है, उसकी डिटेल्स जो होते हैं वह उनकी भाषा में रहता है, लेकिन हम समझने के लिए उसका अनुवाद करते हैं। विज्ञापन भी उसी प्रकार, शिक्षा भी उसी प्रकार है। आगे देखेंगे प्रशासन पर्यटन। प्रशासन में इंग्लिश से हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। कार्यालयी हिंदी आपके बीए सेकंड सेमेस्टर में आपके रहा होगा, सिलेबस में आपने पढ़ा होगा। प्रशासन में कार्यालयी हिंदी का प्रयोग किस प्रकार होता है। आगे हम देखेंगे पर्यटन। जैसे हम यहाँ से कहीं और घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोगों को जो बात होती है या हमारी बात उनको समझने के लिए ट्रांसलेशन, अनुवाद की आवश्यकता होती है। अगला है सांस्कृतिक कार्यकलाप में भी और जनसंचार माध्यम में भी। जनसंचार माध्यम में कैसे, किसी अलग क्षेत्र के अलग भाषा के लोग हैं, उनको अपना कोई बात समझाने के लिए हमें उनकी भाषा में या तो समझ बूझ के बोलना होगा या फिर ट्रांसलेट करके उन्हें कोई समझाने वाला रहे तो किया जा सकता है। इस प्रकार ये क्या हुई, बहुभाषिक समाज में हमारे अनुवाद के क्षेत्र कौन कौन से, दैनिक व्यवहार, जीवन व्यवहार, साहित्य, ज्ञान का क्षेत्र, व्यापक एवं वाणिज्य, विज्ञापन, शिक्षा, प्रशासन, सांस्कृतिक कार्यकलाप, जनसंचार माध्यम। आगे देखेंगे हम अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामाजिक एकता के लिए अनुवाद आवश्यक। बहुभाषिक समाज को संपर्क सूत्र में बांधने और एकीकृत राष्ट्र के रूप में संगठित करने के लिए अनुवाद आवश्यक होता है। किसी भी राष्ट्र को एक संगठित रूप देने के लिए अनुवाद बहुत ही आवश्यक है। जिस भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है वह भाषा राजनीतिक स्तर पर देश और समाज को एकीकृत करती है। अगर हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है तो अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें भी जो हमारी राजनीतिक स्तर पर कार्य होता है वह एक ही भाषा में होता है। बहुभाषी समाज के लोगों को सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर भी एकता के सूत्र में पिरोना आवश्यक है। उन्हें परस्पर निकट लाने और एकता के सूत्र में बांधने में अनुवाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने टेलीविज़न पर एक फिल्म देखा होगा जिसमें मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा गाते हुए सुपरिचित गायकों के चेहरे सामने आते हैं। फिर इन्हीं पंक्तियों को कई भाषाओं में अनेक जाने माने चेहरे गाते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में यह गीत भारत की सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रीय एकता का गीत है जो कई भाषाओं में प्रस्तुत होकर संपूर्णता पाता है। आपने पढ़ा और सुना होगा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान विभिन्न भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के ऐसे न जाने कितने स्वर एक साथ गूंजे थे। अलग अलग भाषाओं को जानने वाले अपनी अपनी भाषाओं में उस गीत को गाते थे। विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखकों ने देश की अखंडता, एकता और राष्ट्रीयता के गीत अपनी अपनी भाषाओं में लिखे हुए थे। कौन से गीत लिखे हुए थे? देश की अखंडता, एकता और राष्ट्रीयता के गीत लिखे हुए थे। सुब्रमण्यम भारती, फकीर मोहन सेनापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र, जयशंकर प्रसाद आदि की वाणी के स्वर एक से एक थे, भाषाएं लेकिन अलग अलग थीं। यह जो बात है हम अनुवाद के माध्यम से ही समझ पाते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में एक ही बात को लिखा गया है। जब हम अनुवाद करके उसको समझते हैं तो अनुवाद के माध्यम से हम समझ पाते हैं उनकी बातों को। इस तरह विभिन्न भाषा भाषियों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में अनुवाद बड़ी सहजता से बांध देता है। राष्ट्रीय स्तर का कोई संदेश, सूचना या कार्यकलाप विभिन्न भाषा भाषियों के बीच अनुदित होकर पहुंचता है। उनकी तरफ से विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत प्रक्रिया अनुवाद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत होती है। यह बात अभी तक स्पष्ट हो चुकी है कि बहुभाषिक समाज में अनुवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी सभी प्रक्रियाएं होती हैं हमारे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कार्यालयों में होती हैं। आगे हम देखेंगे, आगे हमारा क्या है, अनुवाद के लिए सेतु भाषा के रूप में हिंदी। जो हमारी हिंदी भाषा है वह अनुवाद के क्षेत्र में एक सेतु की तरह, एक पुल की तरह, दो लोगों को जोड़ने वाली ऐसी भाषा की तरह कार्य करती है। हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में शिक्षा माध्यम तथा रोजगार में प्रयुक्त होने वाली अनेक भाषाएं हैं, किंतु हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। यह इस बहुभाषी देश में संपर्क भाषा का पुराने जमाने से करती चली आ रही है और इसी आधार पर इसे राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा स्वीकारा गया है। आजकल काफ़ी लोग अंग्रेजी को भी सिर्फ
संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए जो बंगाली लोग होते हैं लगभग वो इंग्लिश जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हिंदी बोलने में उनको कठिनाई होती है, तो इंग्लिश को वह संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु मुख्य रूप से हिंदी ही यह दायित्व संभालती है। इतना ही नहीं, भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद की प्रक्रिया में हिंदू सेतु मध्यस्थ भाषा का काम भी करती है। कई बार ऐसी स्थिति आती है, दो ऐसे लोग संवाद करना चाहते हैं जो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में वे हिंदी से काम चला लेते हैं, हिंदी से अपनी बात को, अपने संवाद को रखते हैं। व्यापार, पर्यटन, तीर्थाटन आदि के दौरान ऐसी स्थिति अक्सर आ जाया करती है। मान लीजिए आप पर्यटन में कहीं एक दूसरे क्षेत्र में, दूसरी भाषा वाले क्षेत्र में जाते हैं, तो उनसे बात करने के लिए आपको एक मध्यस्थ भाषा जो दोनों भाषाओं को जानते हो, जैसे कि ऐसी भाषा जो हम भी जानते हैं और वहाँ के क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, उस भाषा में हम अपनी वार्तालाप को करते हैं। व्यापारी और पंडे पुजारी पुराने ज़माने से वाणिज्यिक और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यकलाप में हिंदी का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, अपनी बात का हिंदी में अनुवाद करते हुए आ रहे हैं। आगे देखेंगे हम, मध्यकाल में संत, भक्त, कवि तीर्थाटन करते हुए, प्रवचन देते हुए भाषिक दूरियां सेतु भाषा के माध्यम से ही तय करते थे। अभी तो ब्रज भाषा, अवधी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बोल गीत रूपों में शब्दावली की कुछ समानता दिखाई देती है। आज भी साहित्यिक, सामाजिक एवं अन्य ज्ञानपरक रचनाओं के विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद में हिंदी सेतु भाषा का कार्य कर सकती है। अनेक भारतीय भाषाओं के बीच शब्दकोश उपलब्ध नहीं है, जैसे कि कन्नड़, गुजराती, असमिया, मलयालम, तमिल के बीच परस्पर शब्दकोश संभवतः नहीं है, यदि है भी तो बहुत विकसित नहीं है। ऐसे में एक भाषा से हिंदी में अनुवाद करके फिर उसी दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच शब्दकोश उपलब्ध है। जैसे कि कन्नड़ से गुजराती में शब्दकोश नहीं उपलब्ध है, लेकिन कन्नड़ को पहले हिंदी में बदलकर फिर हिंदी को गुजराती में बदलकर हम उसको ट्रांसलेट अनुवाद कर सकते हैं। इस प्रकार हिंदी एक मध्य भाषा, एक सेतु का कार्य अनुवाद में करती है। यह था हमारा चैप्टर बहुभाषिक समाज में अनुवाद, और उसके हमने महत्व पढ़े, उसके क्षेत्र पढ़े, और एक हिंदी कैसे सेतु भाषा का कार्य करती है हमने अच्छे से समझा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई। इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, MCQ चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही यह कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।